क्यों? अस्सलामुअलैकुम एवरीबॉडी। आज का हमारा ये लेक्चर है एनर्जी एंड वाटर क्राइसिस ऑफ पाकिस्तान। बहुत ज़्यादा ज़रूरी लेक्चर है क्योंकि जो है ना एनर्जी और वाटर क्राइसिस पे एसेस भी आते हैं। एनर्जी और वाटर क्राइसिस के ऊपर पाकिस्तान अफेयर्स के, करंट अफेयर्स के दोनों के सवाल आते हैं। समझना, देखो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको उतनी ही इंफॉर्मेशन दूँ जितनी आपको रिक्वायर्ड है। आप लोगों को इसमें PhD नहीं बनना। आपको ज़रूरत है कि मसले क्यों हैं, वाटर क्राइसिस क्यों है, एनर्जी क्राइसिस क्यों है, और सिमिलरली आपको ये बात की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि उनको सॉल्व किस तरह से किया जा सकता है, क्या उसके तरीके होंगे कि हम क्या पॉलिसीज बनाएंगे जिससे वो सॉल्व हो सकती हैं। तो इसके अंदर मूविंग राइट इन मैं कोशिश करूंगा कि स्टार्ट्स आपको इतने ज़्यादा ना प्रोवाइड करूं। द रीज़न इज़, ये मैं बहुत सोच के कर रहा हूं क्योंकि स्टार्ट्स बदलते रहते हैं, ऑनलाइन लेक्चर्स जो है यूटिलाइज होते हैं। तो सबसे बड़ा इसका एस्पेक्ट ये है कि आप स्टार्ट्स अपने खुद जो है यूज़ करें। मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में भी, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान होता है और सिमिलरली आपका जो है ना इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान के साथ साथ आपका स्टेट बैंक की रिपोर्ट होती है। ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स जो है ना प्ले इन फॉर योर स्टार्ट्स। सिमिलरली जो है डिफरेंट सोर्सेज से आपको स्टार्ट्स मिलते भी रहते हैं। अच्छा, आपकी हाइडल जो है वो 30% आपका मुल्क का जो है एनर्जी सेक्टर का पार्ट है। सबसे पहले हम एनर्जी सेक्टर पर फोकस कर रहे हैं। मसला क्या है? देखो गौर करो कि मसला अब वो ख़त्म हो गया कि आपकी प्रोडक्शन कैपेबिलिटी इतनी नहीं है। आप लोगों ने IPPs भी बनाए, उसके साथ साथ आपने जो है नए कोल पावर प्लांट्स आपका साहिवाल में लगा, थर में लगा। सिमिलरली CNG की जो है आपकी प्रोविज़न होती है। तो आहिस्ता आहिस्ता करके जो है ना, जो आपकी नेचुरल गैस के ऊपर कतर की डील के बाद जो है बहुत सारे आपके प्लांट्स उस पर मूव किए हैं। सो नाउ द इशू इज़ नॉट प्रोडक्शन, इट इज़ द मैनेजमेंट, दैट इज़ द इशू। अभी हम एक एक करके बात करते हैं कि मसले क्या हैं। अब प्रोडक्शन का शॉर्टफॉल आपका काफ़ी हद तक कम हो चुका है, बट मसला क्या है कि उस प्रोडक्शन को करने के लिए हमारे पास ट्रांसमिशन नहीं है, हमने कॉस्ट हमारी बहुत ज़्यादा है। सिमिलरली हम इन्वायरमेंट के ऊपर भी मसला क्रिएट करते हैं। और एक और जो फैक्टर है वो ये है कि जो आपके मैनेजमेंट के स्ट्रक्चर्स हैं वो बहुत फ्लॉड है। तो चलो एक एक करके इनके ऊपर बात करते हैं और समझते हैं कि इन फैक्टर्स का क्या मसला है। तो आज आपकी एनर्जी सेक्टर में सबसे बड़ा मसला ये है, क्योंकि देखो आपने मंगला तरबेला के बाद कुछ नहीं बनाया। तो मंगला और तरबेला जो है उनके आपके जो उनकी सिल्टेशन की वजह से उनकी जो कैपेसिटी है वो काफ़ी जो है नीचे आ चुकी है। उनकी कैपेसिटी नीचे आ गई है, उनके वाटर के रेजर्वॉयर्स की कैपेसिटी नीचे आ गई है। इस वजह से बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप एक तो नए डैम्स की तरफ जाएं, जिसमें दाए मीर बादशाह इज़ अ वेरी गुड प्लान जो है। काला बाग है लेकिन वो हाईली पोलिटिसाइज हो चुका है, बट आप नए डैम्स की तरफ जाएंगे और स्मॉल डैम्स की तरफ जाएंगे। छोटे डैम्स जो कि पानी को भी स्टोर करें और छोटे डैम्स जो कि आपकी जो है डिफरेंट एरिया के अंदर कवरेज भी दे सकें आपकी इलेक्ट्रिसिटी की, जो कि एक मॉडल पहाड़ों के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। जो बंदे गए हुए हैं गिलगित बल्तिस्तान, उधर आपने देखा होगा कश्मीर के अंदर के छोटे टर्बाइन्स लगे होते हैं जो उस पूरे गांव को देते हैं। तो आपको जो है ना डिफरेंट एरियाज़ के हिसाब से केटर करके एक डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाने हैं। अच्छा, पहली प्रॉपर हमारी जो मसला है वो क्या है? हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। हम लोग जो है पाकिस्तान के अंदर मेजर फर्नेस ऑयल, आपने देखा है कि थर्मल के ऊपर हमारा फोकस बहुत ज़्यादा है। अब हम थर्मल के अंदर ऑयल से मूव करके नेचुरल गैस की तरफ जा रहे हैं, बट हमारी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है प्रोडक्शन की। हम पहले फर्नेस ऑयल यूज़ करते थे। इवन जब हमने साहिवाल के अंदर कोल यूज़ करना शुरू किया तो वी रियलाइज कि हमारा कोल जो है वो ऐश बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, वो इतनी अच्छी क्वालिटी का कोल नहीं है। इस वजह से हमारे लिए इम्पोर्ट करना कोल को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जब आप कोल को इम्पोर्ट करना शुरू कर देते हैं तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। तो वो जो पैसों का फैक्टर आपने सेव करना था अपना कोल यूटिलाइज करके, वो शायद इम्पोर्टेड कोल की वजह से आपकी कॉस्ट बढ़ गई है कोल भी। सिमिलरली हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम चीपर और इफेक्टिव सोर्सेज ढूंढें जो कि जो है हमारी कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट। अब आपको पता है कि पाकिस्तान में बिजली की पेमेंट जो है वो बढ़ती जा रही है। अभी हम इनके ऊपर भी बातें करते हैं। तो एक तो पहले साइड ये है कि कॉस्ट वाली साइड जो है ना, आप चीपर सोर्सेज निकालें, आप इसके अंदर से रिन्यूएबल रिसोर्सेज निकालें, जहाँ आप जो है ना विंड को यूज़ करें। जहाँ आप मकरान कोस्ट वाली साइड पे विंड हैज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल। आपका सोलर जो है भावलपुर और इन एरियाज़ के अंदर सोलर की का पोटेंशियल बहुत है। बलूचिस्तान में सोलर का पोटेंशियल काफ़ी है। सिमिलरली न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी आपने कैनोप वगैरह आपने बनाए हैं तो उसको आप एक्सपैंड कर सकते हैं।
और हाइडल ऑब्वियसली जो है दायमीर भाषा डैम और आपका नीलम झेलम, तो आप लोग उस पर काम कर रहे हैं, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप रिन्यूएबल सेक्टर की तरफ इससे जाएं। दूसरा मेजर इशू आपका क्या है कि आपकी ट्रांसमिशन लाइंस इतनी पुरानी है, इसको कहते हैं एजिंग इक्विपमेंट। आपकी इक्विपमेंट इतनी पुरानी है, ट्रांसमिशन लाइंस इतनी पुरानी है कि उसकी वजह से लाइन लॉसेज होते हैं। पाकिस्तान में लाइन लॉसेज कैन रीच अप टू 15 to 16%, जबकि दुनिया के अंदर लाइन लॉसेज 3 to 5% के ऊपर लिंक करते हैं। तो द पॉइंट इज कि आपने पूरा सीपैक बना दिया और आपने सिर्फ लाहौर मटियारी ट्रांसमिशन लाइन उसके अंदर बनाई है। आपने जो है मटियारी, और अब मटियारी फैसलाबाद भी है, बट द पॉइंट कि आपने इतनी लिमिटेड कवरेज की अपनी ट्रांसमिशन लाइंस की, लेकिन आप प्रोडक्शन जो है कर रहे हैं, आप कैपेसिटी बिल्ड कर रहे हैं, लेकिन आपके पास उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए ट्रांसमिशन लाइंस नहीं है। ठीक है, आपकी जो ओल्ड ट्रांसमिशन लाइंस है वो एडेड कैपेसिटी को सपोर्ट ही नहीं कर पाती, तो आप प्रोड्यूस कर लोगे, अगर उसको ट्रांसमिट नहीं कर पाओगे तो इट इज़ नॉट एग्जैक्टली एज यूजफुल। अब इसके अंदर बात यह है कि नई ट्रांसमिशन लाइंस, अभी हम सोल्यूशन पे आएंगे कि नई ट्रांसमिशन लाइंस डालना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ अभी हम जब मैनेजमेंट के ऊपर आते हैं, इससे अगला पॉइंट, और इसके ऊपर बात हम करते हैं कि मैनेजमेंट इश्यूज क्या है। मैनेजमेंट इश्यूज यार सबसे बड़े एक तो ये है कि आपके पावर थेफ्ट की आप एक बात करो, पाकिस्तान के अंदर पावर थेफ्ट होता है, और पावर थेफ्ट मैं इसकी बात नहीं कर रहा जो एक साथ वाले घर वाला एक कुंडा डाल लेता है और उधर से जो है बिजली ले लेता है, तो दैट इज अ फैक्टर, यस इट इज ट्रू। बट मसला सबसे बड़ा होता है जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आपकी पिछले 5 सालों से उनके बिजली के बिल उन्होंने नहीं भरे हुए, जो बड़ी बड़ी जो है आपकी फर्नेसेस हैं, जो आपकी एग्रीकल्चर जिम्मेदार वगैरह हैं, वो जो बिजलियाँ यूज़ करते हैं अपने पॉलिटिकल क्लाउड की वजह से, अपने पॉलिटिकल क्लाउड कहते हैं इन्फ्लुएंस को, उसकी वजह से जो है वो पे नहीं कर पाते, वो पे नहीं करते, और उससे एक मसला क्रिएट होता है, एक बैकलॉग क्रिएट होता है। अभी हम सर्कुलर डेट पर बात करते हैं, तो पावर थेफ्ट हो गई। उसके बाद लूप होल्स है वापडा और एनटीडीसी होता है आपका नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी। ठीक है, तो मेनली ट्रांसमिशन के ऊपर काम करती है। अभी मैं इसको आपको स्ट्रक्चर बताता हूँ। सिमिलरली जो है लूप होल्स जो है वो है कि वापडा किन चीज़ों को ऑपरेट करती है, एनटीडीसी किसको करती है। वापडा प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा रही है, एनटीडीसी कह रही है कि हम ट्रांसमिशन नहीं कर सकते। एक जो है ना एक इशू है, और उसके साथ रेड टेप और करप्शन बहुत ज़्यादा। रेड टेप कहते हैं जब एक ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर्स बहुत ज़्यादा हो जाए कि आपके काम को डिले करने लग जाए, तो उसको रेड टेप कहते हैं। ठीक है, अब मैं सर्कुलर डेट की आपको बात बताता हूँ। देखो, लैक ऑफ पेमेंट, सर्कुलर डेट का सबसे बड़ा इशू क्या है? सर्कुलर डेट का सबसे बड़ा इशू आपके मुल्क में ये है कि आपकी पुरानी फर्म्स हैं, ठीक है, सॉरी पुरानी फर्म्स नहीं, आपकी ऑयल फर्म्स है। आपने बाहर से ऑयल फर्म से, अब मैं आपको सर्कुलर डेट समझा रहा हूँ कि होता क्या है, तो ये समझो ज़रूर, जो है ना बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। आपकी तेल है, आपने तेल खरीद लिया कंपनियों से, तेल खरीद लिया, तेल लिया पीएसओ ने पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान में पीएसओ ने तेल लिया, तो तेल वो देती है आईपीपीज को या जेनकोस को। आईपीपीज कहते हैं इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स को, ठीक है, जो बेनज़ीर के टाइम से लगे और इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स, और इनकी मैं अभी आपको कैपेसिटी पेमेंट्स के बारे में भी आपको बताता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, तो आईपीपीज को आपने जो है ना दिया इधर ही। उसके बाद आईपीपीज जेनकोस होते हैं, जैसे आपका लेस्को मेस्को जो है ना, ये आपके शहरों के जो आपके होते हैं प्रोडक्शन हाउसेस। अब उधर जो है उनके अंदर जो है आपकी जो बिजली है वो भेजते हैं नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी, एनटीडीसी के जो नेशनल ग्रिड जिसको आप कहते हैं, उधर भेजते हैं। अब इधर वापडा जो है वो आपका पर्टिकुलरली जो हाइडल पावर है ना, वो वापडा प्रोवाइड करता है आपको, हाइडल। ठीक है, फिर उसके बाद डिस्कोज आ जाते हैं। आपके डिस्कोज जो हैं वो आपके जो है क्या होते हैं, आपके डिस्कोज बेसिकली डिस्पैच करते हैं। डिस्कोज होते हैं जैसे केईएससी, जैसे जो आपका लाहौर का जो है ना आपके हैं। तो द पॉइंट इज कि डिस्कोज जो है वो क्या करते हैं, डिस्कोज आपकी यूज़र तक पहुंचाते हैं, जो हमें बिल आते हैं। तो फिर आखिरी आता है यूज़र। अब इसके अंदर से कोई भी एक बंदा अगर जो है डिफ़ॉल्ट कर जाता है, कोई भी एक बंदा पैसे नहीं देता, तो वो क्योंकि ऑयल फर्म से तो आपने पैसे देने ही देने, उनको उनके ऊपर एक डेट क्रिएट हो रहा है, उनको पैसे आपने वापस करने हैं। अगर जो है पीछे चेन के अंदर कोई एक भी जगह से आपकी रिसीव नहीं हो रहे पैसे, फंड्स रिसीव नहीं हो रहे, तो वो एक बैकलॉग क्रिएट करेगा जो कि इवेंचुअली जाके ऑयल फर्म्स के ऊपर आएगा, और जो है ना जाके आपके पीएसओ में आएगा, जाके आपके आईपीपीज में आएगा, और एक सर्कुलर डेट, एक डेट का एक ट्रैप क्रिएट हो जाता है, एक डेट का सर्कल क्रिएट हो जाता है, और उससे एक इशू क्रिएट होता है। सिमिलरली आप गौर करो कि के
के इलेक्ट्रिक की मैं एग्जांपल इस वजह से दूंगा आपको यहाँ कि कराची के अंदर लाइन लॉसेस पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा हुआ करती थी। कराची में आपने क्या किया कि जो आपका ये डिस्को है बेसिकली जो है ना KES की, तो ये जो इनकी KESC है, KESC के अंदर सिचुएशन कुछ इस तरह है कि KESC से जब के इलेक्ट्रिक आपने किया और चाइनीज़ फर्म को जो है आपने दिया, तो चाइनीज़ फर्म से सिचुएशन कुछ इस तरह से आई कि उधर से लाइन लॉसेस आपके कम हो गए, आपके रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ गई और आपकी इफेक्टिवनेस बढ़ गई। तो दैट वाज अ सक्सेसफुल एग्जांपल कि KESC से आपने के इलेक्ट्रिक किया। बट मसला किधर हुआ कि उनके साथ अगर कोई भी प्राइवेटाइजेशन करनी है तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सी कि आपकी जो है वो किन रेट्स पे प्रोवाइड कर रहे हैं, किस तरह वो डिस्पैच कर रहे हैं, और सिमिलरली जो है उनकी कोऑर्डिनेशन बाकी जगहों से, क्योंकि आपको पता है कि सुई सदर्न नेशनल गैस है, उनके साथ उनका कॉन्फ्लिक्ट हुआ जिसकी वजह से कराची के अंदर काफ़ी ज़्यादा पावर आउटेजेस होनी शुरू हो गई। दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप इसके बाद बात करते हैं एनवायरनमेंट पे। गौर करो, पाकिस्तान 0.08% प्रोड्यूस करता है वर्ल्ड एमिशंस की और 7th है मोस्ट एंडेंजर्ड मुल्कों के अंदर पाकिस्तान जो है। उसके बाद गौर करो कि हम लोगों के लिए ग्लोबल वार्मिंग, हम लोगों के लिए जो ये क्लाइमेट चेंज है, दैट वुड क्रिएट अ मेजर इशू, क्योंकि हमारे लोग गरीब जो होते हैं वो वल्नरेबल होते हैं, वो अफोर्ड नहीं कर सकते। एक छोटा सा डिजास्टर शायद अमेरिका में इतना बड़ा इम्पैक्ट ना क्रिएट करे, पाकिस्तान में ज़्यादा क्रिएट करता है। तो जो हमारी जो है बिलियन ट्री प्रोजेक्ट वगैरह है, दैट इज़ गुड, बट ऑन दी अदर हैंड आप एनर्जी सेक्टर के अंदर कोशिश करें कि आप अपनी इमिशंस को कम करें, आप जो है मूव करें रिन्यूएबल सेक्टर की तरफ। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDG आपने साइन किए हुए हैं, तो आप कोशिश करें कि यार आप रिन्यूएबल सेक्टर की तरफ मूव करें, आप हाइडल वाटर और इन चीज़ों की तरफ आप अपनी जो है जियोथर्मल कैपेसिटी को यूज़ करें, आप इनकी तरफ मूव करें ताकि आप एनवायरनमेंट को भी फ़ायदा पहुंचाएं और आप अपनी जो है इमिशंस को भी कम करें। सिमिलरली जो प्रोडक्शन इश्यूज़ हैं, देखो प्रोडक्शन इश्यूज़ वही बात जो हमने कही कि प्रोडक्शन की अब कैपेसिटी का मसला नहीं है, बट मसला सबसे बड़ा ये है कि किस तरह आप करें। मंगला तरबेला के ऊपर आपने इतना फोकस किया और सिर्फ 2 मेजर डैम्स जो अयूब खान ने बनाए थे, उसके बाद आपने कभी डैम्स नहीं बनाए, आपने सिल्टेशन के ऊपर कभी काम नहीं किया। अब अगर तो आप भाषा डैम बनाते हैं दायामीर, तो वो एक क्योंकि वो रिवर की जो फ्लो है उसके अंदर पहले आता है, रन ऑफ द रिवर इनको कहते हैं, रन ऑफ द रिवर के वो फ्लो को जो है ना ख़राब नहीं करता आपके रिवर के, और इससे ये होगा कि सिल्टेशन डिवाइड हो जाएगी और शायद जो है मंगला तरबेला की कैपेसिटी भी इम्प्रूव होती है। तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप जो है नए डैम्स बनाएं और स्मॉल स्केल डैम्स बनाएं। स्मॉल स्केल डैम्स, छोटे छोटे डैम्स जो वाटर को भी करें, कवरेज भी ज़्यादा से ज़्यादा करें, डिफरेंट जगहों पे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करें, और आप इस तरफ उनको कोशिश करें। तो हम लोगों ने बात आपके साथ क्या की, ट्रांसमिशन की बात की, कॉस्ट की बात की, प्रोडक्शन के जो इश्यूज़ हैं रादर देन द कैपेसिटी इश्यूज़ की बात की, इन्वायरमेंट की बात की, मैनेजमेंट की बात की और सर्कुलर डेट की बात की कि ये मेजर आपके एनर्जी सेक्टर के अंदर इश्यूज़ हैं। तो आप ये देखते हैं कि यार ये इश्यूज़ तो हो गए, तो अब इन इश्यूज़ को सॉल्व किस तरह किया जा सकता है, इनके सोल्यूशंस क्या हो सकते हैं आपके लिए पोटेंशियल। तो अब इसके सोल्यूशंस यार, सबसे पहली बात तो आप ये करो कि आप ट्रांसमिशन लाइंस को इम्प्रूव करो, ट्रांसमिशन लाइंस को इम्प्रूव करो ताकि आपकी लाइन लॉसेस जो है वो आपकी कम होती जाए। आप जो लूप होल्स हैं आपके रेवेन्यू कलेक्शन के अंदर, जो पावर थेफ्ट होता है, जो आपकी जो है ना आपके इश्यूज होते हैं, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज और बड़े बड़े जो है ना जिम्मेदार आपके बिल नहीं भरते बिजली के, कोशिश करो कि उन लूप होल्स को ख़त्म करो ताकि आपका रेवेन्यू स्ट्रीम कम हो और आपका सर्कुलर डेट कम हो अकॉर्डिंगली। ठीक है, आप पेमेंट्स कर सको। कैपेसिटी पेमेंट्स का मैंने आपको कहा था कि मैं आपको कैपेसिटी पेमेंट्स के बारे में बताऊंगा, तो बल्कि मैं इसी के अंदर आपको बता भी देता हूँ। कैपेसिटी पेमेंट्स का मतलब है कि अगर जो है एक IPP ने कहा है कि हम जो है बिजली प्रोवाइड करेंगे, तो अगर वो बिजली नहीं भी प्रोवाइड करती तो इवन एट दैट टाइम उसको जो है आप एक सर्टेन परसेंटेज देंगे, ताकि क्योंकि उसकी फैक्ट्री लगी हुई है और वो ऑन होल्ड हमारे पास एक कैपेसिटी है, तो हम 30% ऑलमोस्ट आई थिंक जो है ना, बट आप इस नंबर को कंफर्म करना, हम पेमेंट्स उनको करते हैं जो कि सिर्फ कैपेसिटी की बेसिस के ऊपर है। तो इसको रीनेगोशिएट करो ताकि जो है आप इनकरेज करो ऐसी फर्म्स को कि वो प्रोड्यूस करके बेचें आपको, रादर देन आप उनको इनकरेज करो कि वो फैक्ट्री बंद करके सिर्फ कैपेसिटी पेमेंट्स ही लेते रहें आपसे, जो आपका डेट को इवेंचुअली बढ़ा देता है। अच्छा, सॉल्यूशंस की हम बात कर रहे थे यार। सबसे पहले ये लूप होल्स को कम करो जो कि रेवेन्यू कलेक्शन के अंदर आपकी आती हैं। मैनेजमेंट इश्यूज जो आपके NTDC और वापडा के दरमियान है, जो आपकी नेशनल ट्रांसमिशन डिस्पैच कंपनी है और जो आपकी वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, दोनों के बीच में आपकी कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, दोनों के बीच में मीडिएटर्स होने चाहिए। एक
जो है अगर प्लान बनाता है तो उसका पूरा स्ट्रक्चर होना चाहिए कि डैम बनेगा तो इसकी कहाँ से बिजली आएगी, उसको किस तरह डिस्पैच करेंगे, किस तरह उसको इनकॉर्पोरेट करेंगे हम अपने एग्जिस्टिंग जेनकोज एग्जिस्टिंग जो है अपने डिस्कोज के साथ, ताकि जो है वो आपकी बिजली की शॉर्टफॉल के साथ साथ बिजली की मैनेजमेंट भी इम्प्रूव हो। ठीक है, आप यूटिलाइज करो अपने नेचुरल रिसोर्सेज को, पर्टिकुलरली कोल आपके पास है, आपके पास न्यूक्लियर आपके पास जो है कैपेबिलिटी है, आप उनको यूटिलाइज करो, वाटर को यूटिलाइज करो, विंड को आप यूटिलाइज करो, जो हमने कहा मकरान कोस्ट वाली साइड के ऊपर टाइडल विंड्स आती हैं उनको यूटिलाइज करो। जियोथर्मल एनर्जी है पाकिस्तान के अंदर जो आपकी ज़मीन के थ्रू जो है आपके बनाती है, क्योंकि ज़मीन के अंदर से जो है आपकी हीट प्रोड्यूस होती है, आप जो है उसके थ्रू मूव करते हो और जो है अपनी एक फ्लो बनाते हो जिससे जो है आपकी टर्बाइंस घूमती हैं। तो आप जियोथर्मल एनर्जी के ऊपर काम करो। ठीक है, उसके बाद आप रिडक्शन ऑफ सर्कुलर डेट्स के ऊपर काम करो, कैपेसिटी पेमेंट्स है इनको रीनेगोशिएट करो जो अभी हमने बात की है। लैक ऑफ लॉन्ग टर्म प्लानिंग, आपके पास इशू सबसे बड़ा क्या है कि आपकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं है। आप जो है सोचते हो कि सिर्फ डैम हमने बना देना है, आगे का नहीं सोचते। आपने लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती तो शायद आप मंगला तरबेला की सिल्टेशन के टाइम पे एक और डैम शुरू कर चुके होते। आपका सबसे बड़ा मसला आपकी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। एक इमरान खान ने शुरू कर दिया या नवाज शरीफ ने कुछ शुरू कर दिया तो अगली गवर्नमेंट उसको कंटिन्यू नहीं करती सिर्फ इस बेसिस के ऊपर ताकि पिछली गवर्नमेंट को उसका क्रेडिट ना मिले। नाउ दैट इज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। आपका तभी आप देखोगे कितने सारे प्लान्स शुरू हुए बट वो प्लान्स कभी ख़त्म नहीं हुए। ठीक है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग की भी हमने बात कर ली। रीयूटिलाइज करो जो एजिंग इक्विपमेंट है जो आपकी पावर प्लांट्स के अंदर है और सिमिलरली जो आपकी ट्रांसमिशन लाइन्स है, जहाँ जहाँ रिप्लेस हो सकती है वहाँ रिप्लेस करो, जहाँ जहाँ इंप्रूव हो सकती है वहाँ इंप्रूव करो, बट कोशिश करो कि इन चीज़ों के ऊपर आप काम करो ताकि आपकी जो एफिशिएंसी है वो आपकी इम्प्रूव हो। ठीक है, पावर थेफ्ट को रोको और पेमेंट्स के स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करो ताकि जो है ना आप हर एक जगह से पेमेंट कलेक्शन भी करो और जब आप पेमेंट कलेक्शन करोगे तो आपका जो एवरेज कंज्यूमर है उसको आप कम रेट दो। ठीक है, उसको आप जो है उसके ऊपर से बर्डन उठाओ गरीब के ऊपर से, क्योंकि वो पॉवर्टी की तरफ लीड कर रही है चीज़ इसके ऊपर कि गर्मी के अंदर लोगों को एसी चलाना भी ज़रूरी है, लेकिन एसी चलाएंगे तो बिजली का बिल कौन देगा। दैट क्रिएट्स एन इशू एज वेल। ठीक है, क्रिएशन आप करो स्मॉल स्केल डैम्स की। ठीक है, डैम्स बनाओ तो छोटे डैम्स बनाओ ताकि वो डैम्स जो हैं आपके वो आपके लिए एक इशू आपके लिए वाटर का भी एक इशू सॉल्व करे और सिमिलरली आपके लिए मैंने बताया कि कवरेज भी मुल्क के अंदर हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे, तो इनके ऊपर आप काम करो। ठीक है, इसके बाद जो है ये सेशन हम इधर ही ख़त्म करते हैं ताकि मैं एनर्जी सेक्टर के ऊपर ही फोकस करूं इस पर्टिकुलर लेक्चर में। इस लेक्चर का जो पार्ट 2 होगा उसके अंदर हम ज़रूर बात करेंगे जो हमारा वाटर क्राइसिस है उसके ऊपर बात करेंगे कि उसके अंदर क्या सिचुएशन आपकी अराइज हो रही है। और आजकल क्योंकि वाटर एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, वाटर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है जो कि शायद एसेस के अंदर भी आ सकती है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उसको भी समझो, कैटेगोरिकली समझो कि क्या मसले क्या सोल्यूशंस है, एक पॉजिटिव और रैशनल और उसके साथ प्रैक्टिकल आप सोल्यूशन। तो कोई बुक से पढ़ो, आर्टिकल से पढ़ो, डॉन के डिफरेंट आर्टिकल से कि एनर्जी का क्या इशू है, ऐड करो इन सारी बातों में। बहुत कुछ ऐड हो सकता है, कोशिश करो ऐड करो, लेकिन मेरा मकसद है आपको एक डायरेक्शन प्रोवाइड करना इसके लिए। सो सी यू इन पार्ट 2। एंजॉय। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, बैक टू द सेम टॉपिक जो हम पिछले पार्ट में कर रहे थे जिसमें हमने बात की आपकी जो है एनर्जी सेक्टर के ऊपर, एनर्जी के क्या प्रॉब्लम्स हैं, एनर्जी की क्या सॉल्यूशंस हैं। अब हम बात करने वाले हैं कि वाटर के क्या इश्यूज हैं और वाटर की प्रॉब्लम्स क्या हैं। ठीक है, वाटर क्राइसिस पाकिस्तान में एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके पास एक जो है एक आइडिया हो जो कि, और इसमें हम इंटरनेशनल वाटर की पॉलिटिक्स के बारे में भी, इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में भी बात करेंगे ब्रीफली। ठीक है, तो चलते हैं। देखो, वाटर क्राइसिस पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा इशू है क्योंकि लोग कहते हैं कि जो 2025 के अंदर 2030 के अंदर पाकिस्तान के पास इतना पानी नहीं होगा कि आप जो है अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ को पूरा कर सकते हैं। ये आपने सब टीवी पे भी देखा होगा, पाकिस्तान में आजकल इसकी बात बहुत ज़्यादा हो रही है। तो आपके पास ये वाटर के जो इश्यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, वो क्यों हो रहे हैं?
क्या मसले हैं जिसकी वजह से वाटर की इतनी बड़ी आपकी एक किल्लत क्रिएट हो रही है, और उसकी वजह से ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है कि आपका मुल्क एक एग्रो बेस्ड मुल्क है। तो अगर आपकी वाटर जो है वो सप्लाई कम हो जाती है, अगर आपकी वाटर जो है उसकी कंजर्वेशन आप नहीं कर पाते, तो आपकी एग्रीकल्चर सेक्टर, आपकी इकोनॉमी जो है वो रिड्यूस होने लग जाएगी। ना सिर्फ आपके आम लोगों की ज़िंदगियां, बट आम लोगों का रोज़गार भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। ठीक है, तो इस वजह से इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम वाटर क्राइसिस पे बात करें और वाटर क्राइसिस को समझें। वाटर सेक्टर इन पाकिस्तान जो है उसके अंदर सबसे बड़ा इशू एक ये है कि इधर सबसे पहले हमने जब एनर्जी उसके अंदर पिछले लेक्चर के अंदर एक एग्रीकल्चर के लेक्चर में बात की थी, तब भी हमने ये बातें कही थी कि यार लाइन कैनाल्स पाकिस्तान में नहीं है। आप गौर करो कि आपके मुल्क के अंदर जो 145 MAF आता है, उस 145 में से ऑलमोस्ट जो है 60 to 70 तो आपका सीधा पानी में चला जाता है, सी के अंदर चला जाता है। उसके बाद जो आपका नियरली जो है आई थिंक 40, ये आप नंबर्स कंफर्म कर लेना, वो आपके जो है ना पानी के अंदर अब्जॉर्ब हो जाते हैं। वाटर जो आपका अब्जॉर्ब हो जाता है आपकी सरफेस के अंदर, वो यूटिलाइज नहीं हो पाता। ठीक है, एंड इवेंचुअली आपके पास 35 to 40 सिर्फ MAF रह जाते हैं, जो कि आपका एक्चुअल पानी की डिस्ट्रीब्यूशन होती है। आपका KC इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इस वजह से वीक हो जाता है, जो अब हम बात करेंगे बाद में, क्योंकि आप अपने पानी की यूटिलाइजेशन नहीं करते, क्योंकि आप एक लोअर रिपेरियन स्टेट हैं। लोअर रिपेरियन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ऊपर इंडिया के हेड्स आ रहे हैं, उधर से पानी आ रहा है और वो पानी फिर पाकिस्तान की हदूद के अंदर आता है। ये इंडिया है, ये पाकिस्तान है, क्योंकि वहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो उनका एक आपके ऊपर एक जो है एक उनकी जो है ना उनके ऊपर लेवरेज है उनके पास इसके ऊपर। तो आपने इंडस वाटर ट्रीटी की, उस पर हम बाद में बात करते हैं, लेकिन सबसे पहली बात है कि आपका पास जो पानी आ गया, अब आप उसको किस तरह यूटिलाइज करें। आपने लाइन कैनाल्स नहीं बनाए, आपका इरिगेशन सिस्टम, आप बहुत प्राइड लेते हैं कि इरिगेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, बट आपके इरिगेशन सिस्टम के अंदर क्योंकि कैनाल्स की लाइनिंग नहीं, सीमेंटिंग नहीं हुई भी, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा पानी है जो कि वैसे ही अंदर चला जाता है, आपकी जज्ब हो जाता है आपकी ज़मीन के अंदर, और फिर वो एक इशू क्रिएट करता है सिमिलरली, और वो उसकी यूटिलाइजेशन कम करता है। सिमिलरली आपके पास डैम्स नहीं है, जो स्मॉल डैम्स हो, लार्ज स्केल डैम ना भी हो, स्मॉल डैम्स हो जो कि आपकी यूटिलाइज करें, आपके पानी को स्टोर करें, और आपके पानी को जो है ना वो आप टाइम से टाइम स्ट्रेटेजिकली रिलीज करें, और आप अपनी एग्रीकल्चर की नीड्स को पूरा कर लें। जैसे पैसे होते हैं जो आप सेविंग्स अकाउंट में डालते हैं, पानी भी इसी तरह स्टोर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद आप देखो कि हमारा वाटर टेबल रिड्यूस कर रहा है मुल्कों का, हमारे पूरे मुल्क के अंदर जो है पर्टिकुलरली बलूचिस्तान और पंजाब के एरियाज में भी जो है वाटर टेबल रिड्यूस कर रहा है। क्यों? क्योंकि आपकी जो है ना बोर और आपकी जो है ट्यूबवेल्स, ये जो है रेगुलेटेड नहीं है डायरेक्टली और स्ट्रिक्टली। द प्रॉब्लम इज कि हर जगह वाटर के ऊपर रिलाई करना, ग्राउंड वाटर सोर्स के ऊपर, वो एक मसला क्रिएट कर देती है, और उसकी यूटिलाइजेशन, उसकी पानी को मीटर करना चाहिए। मैं तो हमेशा कहता हूँ पानी को मीटर करो ताकि पानी की यूज़ भी बिजली के यूज़ की तरह हो, क्योंकि पानी एक बहुत रेयर रिसोर्स है। बिजली तो फिर हम नए प्लांट्स लगा सकते हैं, पानी अगर ख़त्म हो जाए तो आप नहीं लेके आ सकते। ठीक है, आप डिसैलिनेशन और फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगा सकते हो, फिल्ट्रेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कराची में आज तक क्यों घरों के अंदर टैंकर से पानी आता है, क्यों आज तक लोग जो है भर के पानी लाते हैं जो है ना, क्योंकि द पॉइंट इज कि आप उस पानी को यूटिलाइज करो। डिसैलिनेशन प्लांट्स हो सकते हैं जो कि आपके कराची के ऊपर लग सकते हैं, जो समुद्र के पानी को ही बेहतर करके आपके यूटिलाइजेशन में ला सकते हैं। आपके फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं जो कि आते हुए पानी को, अब आप गौर करो कि थर और इन एरियाज के अंदर लोग गंदे पानी पीने के ऊपर क्यों मजबूर हो गए, क्योंकि सप्लाई इतनी कम है और क्वालिटी इतनी बुरी है, जिसकी वजह से बीमारियां फैलती हैं। फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाओ, रेगुलेट करो इन चीज़ों को। ठीक है, आपके पास बेसिन्स नहीं है, क्योंकि बेसिन्स होते हैं जो कि आपके वाटर, रेन वाटर को स्टोर करते हैं। तो बलूचिस्तान वाले एरियाज में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि जहाँ डायरेक्ट रिवर का फ्लो नहीं है, तो एटलीस्ट जो रेन वाटर है उसको स्टोर किया जाए, और उसको प्रॉपर तरीके से स्टोर करके उसको स्ट्रेटेजिकली निकाला जाए। और उधर इरिगेशन की फैसिलिटीज़, आपने कच्चा केनाल था जो कि आपने डेरा भुट्टी के अंदर किया, और उससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उधर होना शुरू हुआ कि पानी का एक फ़्लो शुरू हुआ, आपने गुड्डू बैराज से चैनल करना शुरू किया। तो दैट वाज वेरी यूजफुल। तो आपको इन टाइप की चीज़ों पर काम करना है, अवेयरनेस लेके आओ वाटर कंजर्वेशन की। पानी बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आप तो आपने देखा है कि मीडिया को भी वो यूटिलाइज कर रहे हैं कि किस तरह पानी को आप स्ट्रक्चरली यूज़ कर सकते हैं, किस तरह आप टैप वाटर और बाकी चीज़ों को आप यूज़ कर सकते हैं। उनकी यूटिलाइजेशन के ऊपर काम करो। ठीक है, लैक ऑफ मॉनिटरिंग ऑफ एग्रीकल्चरल वाटर यूज़, कि आप एग्रीकल्चर का वाटर का जो यूज़ है उसको मीटर करो, उसको यूटिलाइज करो।
ठीक है, कि वो जो है वाटर का यूज़ आपको पता हो कि कितना यूज़ हुआ है, पता हो कि कहाँ यूज़ हो रहा है, और उसके हिसाब से आप प्रॉपर प्लानिंग कर सके। आपके पास लैक ऑफ डॉक्यूमेंटेशन है, आप डॉक्यूमेंट नहीं करते इन जो है पानी की यूजेज को। ठीक है, फ्लड इरिगेशन सिस्टम्स के कुछ जगह फ्लड आ जाता है तो पानी हमारा ज़ाया हो जाता है। पानी आएगा, पानी को हम चैनल करते हैं और पानी समुद्र के अंदर निकल जाता है। मकसद ये फ्लड इरिगेशन सिस्टम से कि वो फ्लड को आप यूटिलाइज करो और उसको पानी को स्टोर करो, और उसको जो स्टोर करो ताकि वो आगे जब आपका जो है पानी का जब ड्राउट आता है तो उस टाइम आप ये फ्लड वाटर को भी यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इन चीज़ों के ऊपर आप चलो, और आपकी ये प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, लैक है ये फ्लड इरिगेशन सिस्टम का, यही आपके सॉल्यूशंस में भी आएंगे। बट ये आपके मसले हैं, आप पानी को यूटिलाइज नहीं अच्छा करते आगे अभी। बल्कि इससे पहले मैं आपको जब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बताएंगे तो एक्सटर्नल इश्यूज बहुत बड़ा मसला है कि इंडिया के अंदर एक रेटरिक एक क्रिएट किया जाता है जो कि कहता है कि आपका जो है पानी जो पाकिस्तान से छीन के हम पंजाब को पानी देंगे, अपने इंडियन पंजाब को। तो द पॉइंट इज कि रेटरिक इस तरह का बिल्ड किया जा रहा है, पानी के ऊपर पावर, इंटरनेशनल पावर पॉलिटिक्स हो रही है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी और सुप्रेमेसी, जो सिविलियन पाकिस्तान की सुप्रेमेसी, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, इन चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा एक इम्पैक्ट आता है इस पर्टिकुलर चीज़ से कि इंडिया का रोकना। लेकिन हम अगली से अगली स्लाइड के अंदर इसके ऊपर ज़रूर बात करेंगे। अगली स्लाइड पे चलते हैं कि यार क्या सोल्यूशंस हो सकती हैं। तो सोल्यूशन हमने प्रॉब्लम्स के साथ साथ ही बात की है कि लाइन कैनाल्स बनाओ, ठीक है, जो कि पानी की जो है अब्जॉर्प्शन को, पानी की यूटिलाइजेशन को बेहतर करें। क्रिएशन ऑफ डैम्स जो कि स्टोर करें आपकी नेचुरल रिसोर्सेज को, ऐसे डैम्स को क्रिएट करो। रेगुलेट करो आपकी अंडर वाटर जो यूजेज होती है, ग्राउंड वाटर की जो आपकी यूजेज होती है, जो आपके ट्यूबवेल्स होते हैं उनके पानी की यूटिलाइजेशन को आप करो। आप जो है रिसर्च सेंटर्स बनाओ जो कि पानी को टेस्ट करते हैं, रिसर्च सेंटर्स बनाओ जो कि पानी की क्वालिटी को टेस्ट करते हैं, और क्वालिटी कंट्रोल्स लेजिस्लेट करो कि पानी मिलेगा तो इस क्वालिटी का मिलेगा, ताकि आपकी मैल न्यूट्रिशन और ताकि आपकी वो जो बीमारियां जैसे कॉलरा जैसी बीमारियां जो कि आउटब्रेक करती हैं वो आपका पानी की वजह से होती है। ठीक है, आप क्रिएट करो बेसिन्स को रेन वाटर को स्टोर करने के लिए। आप जो है डिसैलिनेशन प्लांट्स लगाओ, फिल्ट्रेशन प्लांट्स आप लगाओ, जिनके थ्रू आप समुंदर के पानी को यूटिलाइज कर सकते हो, जिनके थ्रू आप फिल्ट्रेशन प्लांट्स को यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक है, अवेयरनेस आप लेके आओ वाटर कंजर्वेशन की लोगों के अंदर। ठीक है, कि जो है आपकी अवेयरनेस होनी चाहिए वाटर कंजर्वेशन के अंदर लोगों की कि पानी कम से कम आपने इस्तेमाल करना है। ठीक है, पानी आपने यूटिलाइज करना है। आप एक्सपेंशन करो वाटर सिस्टम्स की पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, कि वाटर सिस्टम्स जो है आपकी जो मैंने आपको बताया कि इरिगेशन नेटवर्क आपका बहुत ज़्यादा नॉर्थ पंजाब सेंट्रिक है। कोशिश करो इसको खींचो, इसको आप जो कच्चा केनाल आप डेरा बुगटी लेके गए हो एक्सटेंड करो। आप अपने बराजेस से चैनल करके बलूचिस्तान और सिंध के एरियाज़ के अंदर पानी को ऐसी जगहों पे जो नॉन रिवर जो आपके एरियाज हैं उधर तक भी पानी जाए, ताकि वहाँ भी आपकी एक एग्रीकल्चर को फ़ायदा हो। आप मीटर्ड यूज़ करो पानी का, ताकि पानी का ज़िया जो है वो कम हो। पानी फार्मिंग सेक्टर के अंदर लोग देख के यूज़ करें। और ड्रिप इरिगेशन मैंने आपको बताया, ड्रिप इरिगेशन और इसके साथ जो है आपकी स्प्रिंकलर टेक्नोलॉजी जो है ना, सारा कुछ आप बेहतर से बेहतर यूज़ कर सको उसको। ठीक है, मैनेजमेंट करने की कोशिश करो रीजनल वाटर पॉलिटिक्स जो है उसकी, कि आप इंडिया के साथ इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर जो आप बात करते हो लेवरेज से जाओ। अभी हम अगली स्लाइड पे बात इस पर एट लेंथ करेंगे। लेवरेज से जाओ और जाके जो है बात करो उनसे जो है ना कि आप ने इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर जो किया था कि 3 रिवर्स उनके हैं जो कि आपके कौन से हैं, इंडस, चिनाब और सतलुज, और दूसरा हमारा इंडस, चिनाब और झेलम, और हमारे 3 कौन से हैं, सतलुज, रावी और ब्यास। तो आपने इनको जो है जो हमारे रिवर्स हैं पहले 3 इंडस, चिनाब और झेलम, उनके अंदर का पानी जो है उसको हम पर्टिकुलरली यूटिलाइज करें, और सिमिलरली इंडिया को हम रोकें इसके ऊपर कि वो ऐसे डैम्स ना बनाए जो कि हमारे पानी को इम्पीड करता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर। तो इसी बात के साथ अब हम अगली स्लाइड पर चलते हैं जो कि है इंटरनेशनल वाटर पॉलिटिक्स। मैंने आपको बताया है कि आपके इंडियन हेड्स हैं, उधर से जो है आपके पाकिस्तान के एरिया में आता है। ठीक है, डिफरेंट आपके हेड्स होते हैं, उधर से आपका पानी आता है। पानी मेजर आपके 6 रिवर्स आते हैं पाकिस्तान के अंदर ना, 6 रिवर्स है पाकिस्तान के अंदर। पहला आपका है, और ये इस तरह करके चलता है, पहला आपका इंडस है, उसके बाद झेलम है, उसके बाद आपका चिनाब है, उसके बाद सतलुज है, फिर रावी है, फिर ब्यास है।
ठीक है। आपने ये 3 रिवर्स तो उनको दे दिए और ये 3 रिवर्स आपने अपने पास रखे। अब आपके पास है कि अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, कोई भी पानी के ऊपर मसला बनता है, तो आप क्या करेंगे? पानी के ऊपर कोई भी मसला बनता है तो आप जो है उसमें ये करेंगे कि इंडस वाटर कमिश्नर्स हैं दोनों के दोनों मुल्कों के, वो दोनों आपस में बैठेंगे, कमेटी के अंदर बात करेंगे और अपने मसलों को डिस्कस करेंगे। ठीक है। अगर उससे सॉल्व नहीं होता तो आप वर्ल्ड बैंक के पास जाएंगे और वर्ल्ड बैंक से आप करने की कोशिश करेंगे, और वर्ल्ड बैंक से भी सॉल्व नहीं होता तो फिर आप आर्बिट्रेशन काउंसिल के ऊपर जाएंगे। ठीक है। आर्बिट्रेशन क्या होती है? आर्बिट्रेशन एक ऐसी चीज़ होती है जिसके अंदर आप दोनों पार्टियां दोनों एक एग्री कर जाती हैं एक आर्बिट्रेटर के ऊपर। ठीक है। और वो आर्बिट्रेटर जो भी फैसला करता है वो जो है फैसला कबूल होता है। ठीक है। अब मसला सबसे बड़ा क्या है? इंडिया कंस्ट्रक्ट कर रहा है रटल और किशनगंगा डैम। रटन और किशनगंगा डैम, ये हमारे रिवर्स जो 3 रिवर्स हैं झेलम और चिनाब, इनके ऊपर बन रहा है। क्योंकि झेलम और चिनाब के ऊपर बन रहा है और इंडिया का आर्ग्यूमेंट ये है कि ये रन ऑफ द रिवर को डिस्टर्ब नहीं कर रहे। ये इंडिया का आर्ग्यूमेंट है। ठीक है। समझ लो एक दफ़ा इसको, रन ऑफ द रिवर को ये डिस्टर्ब नहीं कर रहे। दूसरा उनका आर्ग्यूमेंट है कि पाकिस्तान जब खुद यूटिलाइज नहीं कर रहा पानी को, पाकिस्तान एक रेयर रिसोर्स को पानी समुद्र में जाने दे रहा है, तो हम क्यों उस पानी को जो है यूज़ ना करें? तो दैट इज़ द सेकंड पॉइंट। हमारा क्या पॉइंट है? हमारा ये पॉइंट है कि इंडिया जो है वो हमारे रिवर्स के ऊपर बना रहा है, जो रिवर्स हमारे लिए थे, ये रन ऑफ द रिवर को डिस्टर्ब करता है, और हम जो है कोशिश कर रहे हैं कि इन जो डैम्स हैं इनकी कंस्ट्रक्शन रुक जाए। अब मसला सबसे बड़ा क्या है? इंडिया कहता है, यहाँ मैं लिखता हूँ, इंडिया कहता है कि एक न्यूट्रल एक्सपर्ट बिठाओ पहले, जो कि बताए कि हाँ ये सही है या गलत। और पाकिस्तान क्या कहता है कि आर्बिट्रेशन के अंदर चलो। क्यों पाकिस्तान कहता है? क्योंकि इंडिया डिले टैक्टिक्स यूज़ कर रहा है। इंडिया डिले टैक्टिक्स यूज़ कर रहा है ताकि एक दफ़ा उसका डैम बन जाए तो फिर उसकी लेवरेज ज़्यादा हो जाएगी इसी डिस्कशन में। इंडिया डिले टैक्टिक्स यूज़ कर रहा है। वो न्यूट्रल एक्सपर्ट बुलाएगा, वो जब तक एनालाइज करेगा, अंदाज़ा करेगा, अपनी रिपोर्ट पेश करेगा, उस पर फैसला होगा, तब तक इनका डैम एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ इम्प्रूवमेंट पर पहुँच चुका होगा। ऑन दी अदर हैंड पाकिस्तान ये कहता है आर्बिट्रेशन काउंसिल बनाओ, फैसला करो और ख़त्म करो इसको एज सून एज पॉसिबल। तो अब हमें अपने इंडस वाटर कमिश्नर जो है उनको और इंडस वाटर कमीशन को, हम लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि उनको रीवैम्प करें और उनको प्रॉपर यूटिलाइज करें ताकि इंडिया पाकिस्तान के ख़िलाफ़ पानी को एज अ रिसोर्स ना यूज़ करे। याद रखो कि 1960 की जो ट्रीटी है जो अयूब खान के टाइम पे हुई, ये इसने विद स्टैंड की 1965 की जंग, 1971 की जंग, 1998 वाली जंग, आपकी जंगें स्टैंड की हैं इसने। तो अगर इंडिया ये कहता है कि कंडीशनल है कोई, तो इट इज़ अनकंडीशनल। ये तो वॉर के टाइम में भी होल्ड रही हैं। और अगर पाकिस्तान का वो पानी रोकता है, आखिरी बात मैं इस पर ये कहूँगा, पाकिस्तान का वो पानी रोकता है तो इट इज़ विद इन पाकिस्तान राइट अंडर आर्टिकल 1 ऑफ, जो कि सॉवरेनिटी के लिए है, आर्टिकल 1 ऑफ ICCPR, या फिर आपका आर्टिकल 2 सब क्लॉज 4 ऑफ UN चार्टर। ठीक है। आपकी टेरिटोरियल सॉवरेनिटी जो है वो कम होगी, जिसकी वजह से पाकिस्तान के पास एक जो है प्रॉपर पाकिस्तान के पास रीज़न है कि वो वॉर के लिए जा सकते हैं इंडिया की तरफ। अगला इसके ऊपर देखो, इंडिया की हमने बात की, रटल की बात की, किशनगंगा की हमने बात कर दी। पाकिस्तान ने उसके ऊपर पाकिस्तान ने यूटिलाइजेशन नहीं की रिसोर्सेज की। इंडिया अपर रिपेरियन स्टेट है, वो पहले आती है, हम बाद में आते हैं। तो उनकी एग्रीमेंट हुई है और हमने बताया कि आर्टिकल 1 ऑफ ICCPR सॉवरेनिटी है। ये हमने सारी बातें पिछली स्लाइड पे भी कर दी हैं। उसको डायरेक्टली जो है डिसरप्ट करती है, जिसकी वजह से इट कैन बिकम अ कैसस बेलाई। कैसस बेलाई कहते हैं रीज़न फॉर वॉर को, तो इट कैन बिकम अ कैसस बेलाई फॉर वॉरफेयर। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप आर्टिकल 1 ICCPR का है आपका, तो इंडिया से आप बात करें कि आप अपने वाटर की यूटिलाइजेशन को एक तो आप अपनी साइड पे बेहतर करें और एक एक्सटर्नल प्लेटफॉर्म के ऊपर पॉलिटिकल वाटर पॉलिटिक्स के अंदर, इंटरनेशनल वाटर पॉलिटिक्स के अंदर आप अपना एक इफेक्टिव फॉरेन पॉलिसी का रोल लें, जहां इंडिया को उसकी लिमिट पानी के ऊपर उसको बताएं, डेटरेंस क्रिएट करें। ठीक है। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। तो हम दोनों साइडें करें, हम अपनी तरफ से तो कर रहे हैं, उस डायमेंशन से भी हम करें तो हम अपने वाटर को बेहतर कर सकते हैं। और इसमें हर एक बंदे का काम है, आपका काम है कि आप इसकी बात फैलाओ कि वाटर की अवेयरनेस हो कि उसकी रिसोर्स यूटिलाइजेशन किस तरह की जा सकती है।
इसी के साथ ही हमने अब बात की इस लेक्चर में, पिछले लेक्चर में एनर्जी के क्या मेजर इश्यूज हैं, आज एनर्जी के क्या मेजर सॉल्यूशंस हैं जो कि हो सकती हैं, प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस हैं। हमने बात की वाटर की और हमने बताया कि वाटर के क्या इश्यूज हैं और वाटर किस तरह से प्रैक्टिकली उसका मसला सॉल्व किया जा सकता है। और लास्टली हमने बात की इंटरनेशनल वाटर पॉलिटिक्स के ऊपर जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हो रही है, जो कि बहुत ज़रूरी है क्योंकि उस पर भी सवाल आ सकता है। तो with that I will end my lecture and the part 2 of that lecture. Hopefully see you around. Signing off. Thank you.